मिला? हाँ सर। तो सरफेस टेंशन में हम लोग एक्सेस प्रेशर के बारे में बात कर चुके थे। सरफेस टेंशन अगर गिवन है तो फोर्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात हो गई थी, और पोटेंशियल एनर्जी को लेकर भी बात हुई थी। सरफेस पोटेंशियल एनर्जी एक तरह से, है ना। नेक्स्ट हमारे पास में angle of contact and shape of meniscus। ठीक है, नहीं दरअसल क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर मतलब उसमें क्या होता है कि कोई भी गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते हो ना उस टेम्परेचर पर। तो अगर मान लो जैसे कि है ना, हाँ मिल गई ना, हाँ जैसे ऐसे समझो कि मान लो ये क्लोज कंटेनर है। अब इसमें मान लो यही मान लो लिक्विड मान लो इसमें कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। तो एक ऐसा मैकेनिज्म बनता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर कि इस सरफेस पर सरफेस टेंशन जो है ना वो ज़ीरो हो जाता है। यानी जो पार्टिकल्स है, कहने का मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन जीरो होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स इस वाले पार्टिकल को लग रहा था जो कि जीरो था, वही फोर्स उस पार्टिकल को लगता है। यानी वहां भी फोर्स क्या हो जाता है, इसके ऊपर जीरो फोर्स हो जाता है उस टेम्परेचर पर। यानी सरफेस के मॉलिक्यूल का सरफेस के मॉलिक्यूल जो हैं उन पर भी फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। क्लियर है? तो यानी इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी वही, यानी जो पॉइंट यहाँ है इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस वही ये पोटेंशियल एनर्जी इसकी भी है ना। तो ये उस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस पर एक्चुअल में ये सरफेस पे जो पार्टिकल है उसका टेम्परेचर उस पर फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, हाँ सर समझा। हमारे पास में नेक्स्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड शेप ऑफ मेनिस्कस। इसके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग, और उसके बाद कैपिलरी एक्शन है, बस उसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके। एक मिनट देखिए भाई, सबको डीपी भी मिला? अच्छा एक दो तो मिल गया है, अकबर जी ने भी रिलीज कर दिया ना, ठीक है ना। विजेता में भी यहाँ भी मिल गया मेरे ख्याल से, जय हिंद वालों को भी ना, नहीं मिला? नहीं मिला सर। अभी आप लोगों को भी मिल जाएगा, जय हिंद वालों को भी। सर जय हिंद वालों को भी दे दिया वो एडवांस का ना? नहीं एडवांस का डीपी भी नहीं। अच्छा वो आपने भेजा है? नहीं ये तो मैंने हैंड आउट भेजा आप लोगों को। तो हाँ थर्मोडायनेमिक्स का मेंस का हैंड आउट भेजा है, वो सबको भेजा हो मैंने, क्योंकि एडवांस की शीट में नहीं होता है हैंड आउट, तो ये अलग से एडवांस वाले तो उसके बच्चों को देने बॉटम पे के लिए। एडी भी लिखा है, उसके बॉटम पे एडी भी लिखा है, तो एडवांस नहीं है? हाँ नहीं नहीं, ये एडवांस वालों के लिए ही दिया मैंने, क्योंकि मेंस वालों के तो है ये।
ये हैंड आउट दिया है तो मैंने केटीजी का। सर रेजो अभी सर नहीं, पे वो एक आया है फिजिक्स के अंदर, इसमें रेजो सर साइट है ना। हाँ हाँ हाँ, उस पे तो आया है ना, ठीक है ना। उस पे तो दे रखा है, मैं आपके ग्रुप पे भी मैंने बोल दिया अभी। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड शेप ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। तो मान लो जैसे कि ये कोई कंटेनर है, इस कंटेनर को मैं ऐसा बना लेता हूँ, और इसमें मान लो लिक्विड हमने भरा। तो मैंने समझने के लिए लिक्विड ऐसा ले लिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं सरफेस उसका, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ऐसे फ्लैट सरफेस नहीं रहता है। तो पहले इसमें दो फोर्स है, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक एक कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स जो है सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में होता है ना। तो फोर्स बिटवीन दी molecules of same substance, है ना। जैसे वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, मर्क्यूरी मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के बीच में, ग्लास ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में, उसी तरह एक होता है एडहेसिव फोर्स। फोर्स बिटवीन दी molecules of different substances, ठीक है। तो जैसे ग्लास और वाटर के मॉलिक्यूल, ग्लास और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल के बीच में ये जो फोर्स होगा उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। लिख लो पहले इसको, फिर आगे बताता हूँ। हाँ सर लिख हो लिया गया। भाई, सबने लिख लिया नहीं? हाँ सर। अभी मान लो जैसे हमारे पास में लिक्विड है, तो यहाँ सरफेस के
क्योंकि ये लिक्विड क्या मतलब ये कंटेनर जो है, तो मैंने ऐसा कंटेनर ले लिया मान लो, तो यहाँ जो पॉइंट है मान लो कांटेक्ट में, है ना, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, लेकिन ये ग्लास और वाटर है, यानी ग्लास का तो कंटेनर बना हुआ है और वाटर उसके अंदर भरा हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ, इस पर क्या होगा, दरअसल कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। एक तो इस लिक्विड की वजह से जो मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, इस लिक्विड की वजह से इसको फोर्स ऐसे लग रहे होंगे, यानी इन सब का रिजल्टेंट अपने को इधर मिलेगा कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। ठीक है, तो ये फोर्स हुआ कोहेसिव फोर्स यानी एफसी फोर्स। और ये जो ग्लास के मॉलिक्यूल है इसके, ये भी इस पार्टिकल पर फोर्स लगा रहे होंगे, तो वो फोर्स इधर होगा, एफ ए वेक्टर एडेसिव फोर्स है वो। लेकिन यहाँ क्या होता है, दरअसल एफ जो है एफ सी से ज़्यादा होता है। ये देखा गया कि एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। तो थोड़ा इसको छोटा करता हूँ मैं। तो इसका रिजल्टेंट जो है वो इधर है, जो कि एंगल कितना है, 45 है। ये हमारे पास में एफ सी फोर्स है। ठीक है, तो इन दोनों का जब रिजल्टेंट आप देखो, ऐसा नहीं कि यहाँ वेट नहीं होगा, वेट भी है, लेकिन वो वेट काफ़ी स्मॉल, उसका इनके कंपेरिजन में उसकी वैल्यू काफ़ी कम होगी। इन तीनों का रिजल्टेंट देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मेनली इन दोनों का रिजल्टेंट का ही अपने को देखना होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट देखोगे तो इन दोनों का फोर्सेस का एफ सिर एफ ए का जो रिजल्टेंट है वो इधर मिलेगा अपने को। तो एक्चुअल में इसका जो शेप है ना, कैसा हो जाएगा, इसका शेप ऐसा हो जाएगा, यानी इसको फोर्स मॉलिक्यूल्स को इस तरह से लगेगी। तो यानी इस लिक्विड का जो सरफेस है, फ्री सरफेस, तो वो ऐसा नजर आएगा अपने को। तो जनरली देखा गया कि जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जैसे मान लो बाल्टी में आपने पानी भरा है, बकेट में पानी भरा हुआ है, तो वहाँ नहीं नजर आता है। लेकिन कहाँ नजर आएगा आपको, अगर मान लो ब्यूरेट आपने लिया, उसमें पानी भर के देखिएगा, आप देखोगे सरफेस पे पानी उठा हुआ नजर आएगा ऊपर की तरफ, ऐसा नजर आएगा आपको। ठीक है, तो ये शेप होगा। तो ये शेप किसकी वजह से मिल रहा है अपने को, एफ ए एफ सी से बड़ा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है दरअसल ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ, है ना, तो यहाँ लिक्विड सरफेस पे भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे और सॉलिड सरफेस पर भी इनसाइड लेते हुए लिक्विड के अंदर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये जो एंगल होगा यहाँ, ये क्रिटिकल सॉरी ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, जो कि इस केस में ये एंगल 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है वो भी लिखवा देता हूं मैं आपको पहले यहाँ। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हुआ, मतलब यहाँ हुआ एंगल बिटवीन दी tangent to the liquid surface at the point of contact and
solid surface inside the liquid is termed as angle of contact. क्लियर है भाई? ये लिख लो. एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री भी होता है. तो जैसे वाटर और सिल्वर का कंटेनर अगर आप लेते हो तो वहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री मिलता है. तो ऐसे फ्लैट सरफेस मिलेगा आपको, पूरा पूरा का पूरा ऐसे फ्लैट सरफेस मिलेगा उसमें. तो वाटर और सिल्वर का कंटेनर है, उसमें वाटर भरा आपने, तो एंगल जो है 90 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट. ओके, तो होता है, क्यों नहीं होगा. लिख लिया भाई? हाँ सर. हाँ सर. अब जैसे मान लो हमने इसकी जगह लिया ग्लास मर्क्यूरी, यानी ग्लास का तो कंटेनर है और मर्क्यूरी उसके अंदर भरा हुआ है. तो उस केस में क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, दरअसल ये जो मॉलिक्यूल यहाँ है, कांटेक्ट जो सरफेस के इसके कांटेक्ट में आ रहा है, फ्री सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ. तो इस मर्क्यूरी का जो मॉलिक्यूल है यहाँ, वो ग्लास के कांटेक्ट में है. तो लेकिन ये अंदर के जो मॉलिक्यूल है ये भी तो फोर्स लगा रहे हैं इस पर. दरअसल यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स आता है इसके ऊपर वो इधर आएगा, क्योंकि एंगल भी 45 डिग्री है और ये एफ होगा. लेकिन ग्लास के मॉलिक्यूल जो इस पर फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स स्मॉल होता है. यानी इन दोनों का जब रिजल्टेंट आप लोगे यहाँ, तो ये रिजल्टेंट अपने को इधर मिलेगा. इसका वेट भी है, लेकिन उसके इसके कंपैरिजन में वेट क्या होगा, स्मॉल होगा. तो ऑलमोस्ट रिजल्टेंट इधर ही मिल जाएगा अपने को. इसका जो शेप है तो इसका शेप अपने को ऐसा मिलेगा. यानी फोर्स ऐसे लग रहा है नेट.
और यहाँ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा तो इस सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस सरफेस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एंगल होगा इन दोनों के बीच में ये एंगल ऑफ थीटा है, सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जो कि थीटा क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा, यानी एंगल क्या होगा यहाँ ऑब्ट्यूज होगा, और उसमें क्या था एक्यूट एंगल मिलेगा आपको, इसमें ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। ठीक, तो यहाँ एफ सी क्या है, कौन सी फोर्स यहाँ एफ ए से ज़्यादा होते हैं, लिख लीजिए। लिख लिया। नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। अब बात करते हैं, तो ये तो हो गया इसके शेप के बारे में बात, और एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में कैपिलरी राइज। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि यहाँ कैपिलरी जो है, यानी लैटिन में कैपिला का मतलब होता है, इन लैटिन कैपिला मीन्स हेयर। समझ रहे हैं, मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड राइज करेगा तो जो ट्यूब्स होना चाहिए वो काफ़ी नैरो ट्यूब्स होना चाहिए, यानी थिन ट्यूब्स होना चाहिए, जिनकी रेडियस काफ़ी स्मॉल होना चाहिए। जैसे प्लांट्स में जब जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनमें वाटर अगर राइज करता है तो अंदर क्या होती है, एक तरह से कैपिलरीज होती हैं, उनको क्या बोलते हैं कैपिलरी, है ना। तो यानी स्मॉल स्मॉल क्या होती है, यानी नैरो ट्यूब्स होती हैं,
जैसे विक ऑफ कैंडल की अगर मैं बात करूं, जो दिया की जो बाती होती है ना, जो कॉटन से बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, मतलब ट्यूब्स बनी रहती है एक तरह से। तो जब आप उसको ऑयल में डिप करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ऑयल ऊपर चला आता है उसमें, और उसको हम लोग जब लाइट अप करते हैं तो जलने लगता है वो, है कि नहीं। तो यानी साइज अगर रेडियस बढ़ेगी तो आप देखोगे कि लिक्विड उतना राइज नहीं करेगा। जैसे जैसे हाइट बढ़ने का पीछे लॉजिक है, रेडियस काफी स्मॉल होना चाहिए। क्लियर है। तो ये मतलब यहाँ कैपिलरी एक्शन का मतलब, यहाँ कैपिलरी राइज या कैपिलरी एक्शन भी इसको बोलते हैं, जिसमें सरफेस टेंशन, ये सब किसकी वजह से होगा, लेकिन सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से होगा, सरफेस टेंशन की वजह से। अगर सरफेस टेंशन 0 कर दिया जाए तो वो लिक्विड जो है ऊपर चढ़ेगा नहीं, राइज करेगा नहीं। यानी अगर आपको प्लांट को अगर या किसी ट्री को अगर मान लो आपको उसको सुखाना है, मान लो उसको मतलब जो ग्रीन मतलब जो भी हो रहा है उसको, है ना, उसको मान लो खत्म करना है, तो उसके क्या करो, उसके रूट्स में जाके एक ऐसा मतलब पानी के साथ में एक ऐसा मटेरियल डाल दो जिससे सरफेस टेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए वाटर का। तो आप देखोगे कि उसमें राइज ही नहीं करेगा लिक्विड, तो वो पेड़ क्या होगा, मर जाएगा एक टाइम के बाद, क्योंकि पानी नहीं जाएगा उसमें। क्लियर है। तो उसी हाँ के सर। बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ हम लोग पहले ले रहे हैं कि ग्लास का ट्यूब है और वाटर है, तो उसमें क्या होगा। फिर लेंगे ग्लास का ट्यूब है और मर्क्यूरी है, तो क्या होगा। तो पहले मैं इसमें ग्लास और वाटर की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है द राइज of liquid in narrow tubes due to surface tension is called capillarity। ठीक है, ये फिनोमिना एक तरह से, ये कैपिलरी एक्शन भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ ले रहा हूं मैं ग्लास और वाटर का। तो ऐसा नहीं कि लिक्विड राइज ही करता है, लिक्विड डिप्रेस भी करता है। तो इसलिए मैंने जैसे कहा ना ग्लास वाटर, अभी ग्लास मर्क्यूरी लूंगा तो कुछ और मिलेगा अपने को। तो होता क्या है एक्चुअली में, मान लो ये कंटेनर है ना, इसमें ये वाटर भरा हुआ है, और यहाँ हमने, तो मैं अब समझने के लिए इसको बढ़ा ले रहा हूँ, लेकिन रेडियस काफी स्मॉल है। नैरो ट्यूब्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें डिप करेंगे। तो जब आप डिप करोगे तो एक्चुअली में यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ ऐसा फ्लैट सरफेस नहीं होगा, यहाँ सरफेस कैसा मिलेगा अपने को, ऐसा मिलेगा, है ना। अब यहाँ सरफेस ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि ग्लास वाटर का हम बात कर चुके, मेनिस्कस ऐसा बनेगा इसका। मेनिस्कस अगर ऐसा बनेगा क्यों, तो ये बना किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। किसकी वजह से बना है, सरफेस टेंशन की वजह से, है ना। किसकी वजह से बना है, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव साइड जो है ना, प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा सरफेस बना है। इसका मतलब है कि इस सरफेस के इस साइड और इस साइड अगर आप जाओगे तो प्रेशर डिफरेंस मिलेगा। तो
हाइड्रोस्टैटिक्स कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर लिक्विड रेस्ट पर है तो उस पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन पे सब जगह प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, प्रेशर सब जगह सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो प्रेशर डिफरेंस आ गया, क्योंकि ये जो मैं बात कर रहा हूँ जस्ट इस सरफेस के अबव एंड इस सरफेस के जस्ट बिलो की बात कर रहा हूँ, यानी एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन पे ये दोनों पॉइंट। यहाँ तो प्रेशर डिफरेंस आ गया, क्यों, क्योंकि ऊपर का प्रेशर क्या है, यहाँ पी नॉट ज्यादा होगा क्योंकि कॉन्केव साइड प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि सरफेस टेंशन है ना इसमें, और नीचे की साइड प्रेशर कम होगा लेकिन यहाँ ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ क्योंकि यहाँ का प्रेशर कम है तो यहाँ से लिक्विड क्या करेगा, इसमें जाना शुरू कर देगा, और लिक्विड जो है तब तक जाएगा कि इस पूरी ओरिजेंटल लाइन पर, इस ओरिजेंटल लाइन पर, इस पूरी ओरिजेंटल लाइन पर प्रेशर सेम ना हो जाए। तो वो तभी हो सकता है जब ये लिक्विड राइज करेगा। तो लिक्विड यहाँ क्या करेगा, इसमें राइज करेगा। और ये लिक्विड यहाँ तक आ जाएगा। तो हम लोग इसकी हाइट के बारे में बात करेंगे कि हाइट कितना होगा, है ना। और ये जो लिक्विड यहाँ है इसकी डेंसिटी रो है, और ये जो ट्यूब हमने लिया है इसकी जो रेडियस है वो आर है। ओके, और सब जगह प्रेशर यहाँ सेम हो ही गया, क्लियर है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स वाला। तो देखो कैसे, क्योंकि ये तो पता चल ही रहा है यहाँ भी कि यहाँ भी अगर शेप ऐसा बन रहा है, इसका मतलब यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर में डिफरेंस है। तो ये इसको, क्योंकि रेडियस काफी स्मॉल है इसलिए जो शेप मिलेगा ये स्फेयर का पार्ट होगा दरअसल, ये है ना। इसका सेंटर ऑफ जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ कहीं होगा, और ये इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी आर, ये कैपिटल आर है ना। और यहाँ जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा ये थीटा है। तो यहाँ ऊपर का, क्योंकि यहाँ तो सब जगह प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक है, और यहाँ भी इस पॉइंट पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। लेकिन यहाँ का प्रेशर क्या होगा, मान लेते हैं पी प्रेशर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मुझे उस सरफेस की पता है और सरफेस टेंशन मुझे पता है, तो ऊपर की साइड एयर है, अंदर की साइड लिक्विड है, तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, पी नॉट माइनस पी, क्योंकि कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा है, और ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2T/R होना चाहिए, क्योंकि R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। हाँ है ना। सर। अब यहाँ देखो आप, ये लिख लो पहले फिर आगे का बताता हूँ मैं। किस लिए बोले हैं, हाँ मतलब प्रेशर डिफरेंस, मतलब वो एक तरह से अपने को फ्लैट ही नजर आएगा, और क्या, क्योंकि सरफेस टेंशन का इफेक्ट नजर नहीं आएगा। क्यों, अभी बताता हूँ ना, मैं आपको समझाता हूँ। फिर इसका एक और तरीका है, उससे समझाता हूँ, आपको भी क्लियर हो जाएगा कि राइज क्यों नहीं करेगा। क्योंकि अगर मान लो इसकी कैपिलरी की बड़ी साइज हुई तो फिर उस केस में राइज क्यों नहीं दिखता अपने को, वो अभी बताता हूँ मैं आपको। दूसरा एक और तरीका इसको निकालने का, ये फर्स्ट मेथड है मान लो,
और मेन कॉन्सेप्ट यही है, मेन मेथड ये यूज करिएगा, है ना, जो मैं बता रहा हूँ। वैसे एक और तरीका है, उससे भी मैं करके दिखाता हूँ, फिर आपको वहां से समझ में आएगा कि अगर इसके साइज बड़ी कर देंगे तो लिक्विड क्यों नहीं राइज करता है। ये लिख लिया भाई सबने? सर 1 मिनट बस। हाँ सर लिख लिया। अब यहाँ देखो थीटा तो ये हमारे पास में आ ही गया है ना, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पे मिल रहा है। अब इसमें पहले एक रिलेशन निकालेंगे कि ये हमारे पास में ट्यूब है, ये कंटेनर है, तो यहाँ हमने कहा कि ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ये है ना, और इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो वो इस स्फीयर का पार्ट है, और ये थीटा है। ये ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, ये वर्टिकल लाइन है। आप देख रहे हो कि 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया ना। अब ये देखो ये कैपिटल आर है, कौन सा है, ये कैपिटल आर है, और ये स्मॉल आर है, और ये एंगल थीटा है, यानी ये ऐसा बन रहा है, ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर है, ये एंगल थीटा है, यानी स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू क्या मिल गया अपने को, कॉस थीटा, है ना। यानी हमारे पास हो गया पी नॉट माइनस पी इक्वल टू 2t बाई आर है, इसको लिख सकते हैं 2t बाई आर, है ना। आर यहाँ लिखेंगे या 1 बाई आर, तो यह चला जाएगा cos थीटा। ओके, अब यहाँ देखो आप, हमने कहा कि यहाँ, अब यहाँ देखो मैं एक कॉलम बनाऊंगा, वर्टिकल कॉलम, तो ये ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इस हाइट में और ये इस हाइट में, जो हाइट मैं यहाँ ले रहा हूँ, यानी ये ऑलमोस्ट ये दोनों हाइट क्या होगी, सेम ही होगी, है ना। यानी ये जो सिलेंडर बना है उसकी हाइट और ये हाइट ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो मैं इस सिलेंडर को यहाँ ले लेता हूँ, जो कि इमेजिनरी सिलेंडर है स्मॉल, इसकी हाइट h है। तो यहाँ का जो प्रेशर है, कहाँ का, यहाँ का, अंदर का, यहाँ का प्रेशर कितना मान रहे हैं हम लोग, P, और यहाँ का प्रेशर कितना है, P नॉट, और इसकी हाइट क्या है यहाँ, h, यानी ऊपर से प्रेशर क्या लग रहा है इसको, मतलब फोर्स क्या लग रहा है, P इंटू डेल्टा एस, और इसका एरिया डेल्टा एस है, और यहाँ से P नॉट डेल्टा एस, और डाउनवर्ड इसको वेट लग रहा होगा, जो कि क्या होगा, h डेल्टा एस वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, यानी इन सबको बैलेंस करोगे आप तो डेल्टा एस प्लस एच डेल्टा एस रो जी इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट डेल्टा एस, यानी पी नॉट माइनस पी इक्वल टू आ गया एच रो जी। ये वैल्यू यहाँ रख देंगे, तुम्हारे पास आ गया एच रो जी इक्वल टू 2t बाई आर कॉस थीटा। तुम्हारे पास देखो यहाँ से एच इक्वल टू क्या आ गया, 2t कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर। तो ये हमारे पास में हाइट आ गई, जो लिक्विड यहाँ राइज किया। अब आप यहाँ देखो, अगर आपने आर बढ़ाते गए तो एच क्या होगा, कम होता जाएगा, अब, है ना। तो जितना रेडियस बड़ा होगा उतना एच क्या होगा, कम होगा। ये लिख लो पहले।
लिख लिया? सर एक मिनट। लिख लिया? हाँ सर। हाँ सर। ये आ गया। अच्छा, एक चीज और है यहाँ देखो, यही बताता हूँ फिर आऊंगा उस पॉइंट पर। पहले मैं इसके एनर्जी रिस्क के बारे में बात कर लेता हूँ। ये एच हाइट तक गया है ना। अब यहाँ देखिए आप कि 2t cos थीटा बाय रो जी आर है, और हमें मालूम है कि सिंस r बाई आर इक्वल टू cos थीटा है, h इक्वल टू 2t cos थीटा बाई रो जी आर या 2t बाई रो जी कैपिटल आर, ये कर सकते हैं। यानी यहाँ देखो आप, एच आर इक्वल टू क्या हो गया, 2t बाई रो जी हो गया। आप यहाँ देखो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो टी कांस्टेंट होगा और रो भी कांस्टेंट ही होगा। तो ये क्वांटिटी क्या रही, देखो कांस्टेंट आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये भी हुआ कि जैसे जैसे आप रेडियस बढ़ाओगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगी, है ना, वैसे वैसे एच क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये मतलब हुआ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ने का मतलब क्या हो, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट होगा किसी भी दो पेयर के लिए, दो जैसे वाटर ग्लास के लिए थीटा जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो तो फिक्स होगा। इसका मतलब हुआ कि आर इंक्रीज करने का मतलब है कि स्मॉल आर इंक्रीज कर रहे हैं आप। ये मतलब हुआ स्मॉल आर इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि कैपिटल आर इंक्रीज कर रहे हैं, है ना। तो हाइट क्या होगी, कम होती जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि जिस हाइट तक लिक्विड राइज किया, अगर उसकी हाफ हाइट आपने मान लो ट्यूब का रखा, तो आपको क्या लग रहा है कि लिक्विड बाहर चला जाएगा? नहीं, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी उसकी, इंक्रीज कर जाएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इफ, या ऐसा करते हैं, राइज इन लिक्विड rise of liquid in insufficient length tube। मतलब क्या हुआ, मान लो जैसे कि पहले हमने ये लिया था, और सेम ही रेडियस की दूसरा ट्यूब लिया मैंने, रेडियस चेंज नहीं कर रहा हूं मैं इसकी, है ना। नहीं नहीं, मैं कुछ और बता रहा था, ये नहीं, वो चीज अलग है। हाँ, ये तो नहीं नहीं, अभी हम आर को चेंज नहीं कर रहे हैं दरअसल यहाँ। नहीं नहीं, वो बाद में दिखाऊंगा मैं आपको। अभी यहाँ स्मॉल आर को मैं चेंज नहीं कर रहा, सॉरी, आर कांस्टेंट है यहाँ, है ना। तो लेकिन मैं यहाँ इस केस में क्या कर रहा हूँ कि इसकी ये जो लेंथ है ना, ये कम कर दिया मैंने। तो पहले मान लो लिक्विड यहाँ तक चढ़ा था,
हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना नहीं, ये थीटा वाला अलग कॉन्सेप्ट है भाई, यहाँ कॉन्सेप्ट वो काम नहीं करेगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा यहाँ। मैं दोनों में सेम रेडियस की ट्यूब ले रहा हूँ, ये ध्यान रखना है यहाँ। ये मैं वो इसको ध्यान रखना है भाई, ये इसमें भी रेडियस क्या है, आर ही है, और इसकी भी रेडियस जो है, इसकी हाइट कितनी है यहाँ मान लेते हैं एच है। तो इस केस में इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, दरअसल वो ये होगी जो कि आर है, और इसकी जो रेडियस ले रहा हूं मैं वो स्मॉल आर ही है। तो यहाँ क्या होगा, हाइट वहां तक चलना चाहिए था, इसका लिक्विड को बाहर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा एक्चुअल में। एक्चुअल में इसका सरफेस किस तरह से बनेगा, यहाँ इसका सरफेस जो है ना लिक्विड का, वो ऐसा बनेगा कि इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो यहाँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या करेगा, ये हो गया आर डैश, और ये लिक्विड यहाँ तक है, तो ये हो गया एच डैश। तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है दोनों के लिए 2t/ρg, थीटा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, तो मतलब ये हुआ कि एच आर इक्वल टू एच डैश आर डैश होगा, यानी लिक्विड बाहर नहीं जाएगा, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या करेगी, वहां इंक्रीज कर जाएगी। तो अब आप कहेंगे सर थीटा इंक्रीज कर गया, भाई एंड पॉइंट के लिए थीटा की बात नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखना है। एंड पॉइंट पर कभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात नहीं की जाती है, तो वो थीटा की बात ही नहीं कर सकता मैं वहां। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ। अगर इसमें क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस सेम है दोनों ट्यूब की, लेकिन इनसफिशिएंट लेंथ की हमने कैपिलरी ट्यूब रख लिया हुआ है, तो उस हिसाब से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा अगर हाइट कम है तो। क्लियर है। और एंड पॉइंट पर एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात नहीं करते हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, लिख लो इसको। लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। तो 1 मिनट। सर 1 मिनट। हो गया सर। अब जैसे सेकंड मेथड क्या है कि अल्टीमेटली ये जो लिक्विड ऊपर चढ़ा है, तो इसके वेट को कोई बैलेंस तो कर रहा होगा, तभी तो लिक्विड ऊपर गया है। तो इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, यानी सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, वो इस वेट को बैलेंस कर रहा है। तो अगर आप सोचो, अगर आपने इस ट्यूब की रेडियस बढ़ा दी तो वेट भी बढ़ेगा एक तरह से,
तो उस वेट को ऊपर ले जाने के लिए फोर्स तो चाहिए। तो आप देखो कि जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आता है वो उतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी होता है कि उस पूरे काफी वेट को ऊपर उठा के ले जाए, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे। क्योंकि इसमें जो दूसरा मेथड है वो वेट बैलेंस करने वाला है। देखो कैसे, यानी फोर्सेस बैलेंस कराएंगे यहाँ। तो ये ट्यूब है हमारे पास में, तो हमने देखा कि ये लिक्विड यहाँ तक होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये अल्टीमेटली देखा जाए तो मेनिस्कस ऐसा मिलेगा ना अपने को, पूरा मतलब इस शेप में मिलेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि इसको फोर्स ऐसे लग रहा होगा, यानी मैं इस मेनिस्कस को ऐसा इधर ले लेता हूँ, तो यानी इसको फोर्स ऐसे ऐसे लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से। इधर का नहीं बना सकता मैं, इधर का नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए मैंने एक्सट्रीम पॉइंट ये लिया है। तो आप ये देखो कि अगर हम कहते हैं कि ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा है। तो इस टी, यानी अगर मैं डीएल एलिमेंट लेता हूँ यहाँ डीएल, तो टी डीएल, तो टी डीएल इधर मिलेगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा यहाँ, टी डीएल होगा। और इसको पूरे को इंडिकेट करेंगे तो अल्टीमेटली, क्योंकि इसकी रेडियस कितना है ट्यूब की, आर है, तो कितना मिलेगा, टी इंटू 2πr मिलेगा ना। तो टी डीएल कॉस थीटा है, वो क्या मिलेगा, है टी डीएल कॉस थीटा। तो जब इसको इंडिकेट करेंगे तो टी कॉस थीटा तो कांस्टेंट है ही, और ये डीएल 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 ये 2, ये मिला के क्या हो जाएगा 2πr। तो आप यहाँ देखो, ये पूरा को मैं एक तरह से ऑलमोस्ट सिलेंडर की तरह ट्रीट कर लेता हूँ, क्योंकि है ना, ये बस इतना, ये जो मैंने यहाँ बनाया, यानी ये इतना ही तो लिक्विड इसमें नहीं है, तो ये काफी स्मॉल होता है वैसे भी, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हाइट h है, तो इसको एक तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टी कॉस थीटा 2πr लगेगा, क्योंकि पूरे इस पर लगेगा ना, उसका कंपोनेंट है। और साथ में इसको जो फोर्स लगेगा पी नॉट पाई आर स्क्वायर भी तो होगा, क्योंकि वैसे तो इस पर कैसे फोर्स लगेगा, वो इस पर फोर्स लगेगा इस तरह से, लेकिन प्रेशर सेम होने की वजह से ये इफेक्टिव एरिया लेंगे ना उसका, तो ये फोर्स इसको नीचे की तरफ लग रहा है। उसी तरह यहाँ से फोर्स लग रहा है पी नॉट पाई आर स्क्वायर इस कॉलम पर, और डाउनवर्ड इसको क्या लग रहा है, इसका वेट। तो आप देखो कि ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स है, यानी पी, अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये मान के चलो आप, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो अल्टीमेटली डब्लू डब्लू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा इंटू 2πr, और डब्लू क्या लिखोगे, h πr स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो इंटू जी, इक्वल टू टी कॉस थीटा 2πr, यानी अल्टीमेटली h की वैल्यू क्या आ गई यहाँ, 2t cos थीटा बाई रो जी आर। तो आप देखो कि अगर इसकी साइज बढ़ा दी तो इसका वेट भी तो बढ़ेगा। तो टेंशन फोर्स की वजह से फोर्स उतना स्ट्रॉन्ग थोड़ी होता है कि उस पूरे वेट को उतना बैलेंस करा लेगा। इसलिए जो स्मॉल ट्यूब इसलिए ले जाते हैं, यानी उसके राइज, उसको जितना स्मॉल रेडियस की ट्यूब आप लोगे उतना लिक्विड राइज कर पाएगा, क्योंकि कम वेट होगा ना, तो उसको बैलेंस करना आसान है सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसकी वजह से। ये बात समझ में आई। इसलिए जब साइज बढ़ाओगे आप तो लिक्विड ऊपर नहीं जाएगा। अगर आप कहो कि बकेट की जैसे बात करें तो बकेट में ऊपर जाए तो नहीं, भैया ग्लास में ले लो, नहीं पॉसिबल है वो, ठीक है। ग्लास छोड़ो, मतलब कोई भी बड़ा सा ट्यूब, जिसकी बड़ा सा ट्यूब की बात करो जिसकी रेडियस काफी ज्यादा है, तो उसमें लिक्विड राइज नहीं करेगा, बिल्कुल भी राइज नहीं करेगा, ठीक है। तो लिक्विड यहीं बना रहेगा ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट है भाई। बात समझ में आ रही ना। हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं आपको। देखो अल्टीमेटली यहाँ देखो सरफेस टेंशन जो है वो यहीं से तो वर्क कर रहा है ना, यहीं से तो
इसको ऊपर लेके जा रहा है ना, है ना। अभी देखिएगा, एक चीज बताता हूँ, लिखो इसको जल्दी से। लिख लिया? सर एक मिनट। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, सॉरी, वर्क डन बाय force due to surface tension। ये हमारे पास में कैपिलरी ट्यूब है, तो ये लिक्विड यहाँ चढ़ गया है ना। तो हमने देखा कि अल्टीमेटली इसको फोर्स कितना लग रहा था, 2πr t इंटू कॉस थीटा, जहाँ इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, और ये हाइट एच है। यानी इसकी वजह से जो वर्क हुआ वो क्या लिखोगे आप, 2πr t कॉस थीटा इंटू एच तो लिखोगे, है ना। अब ये वर्क हुआ तो कितना हो गया भाई हमारे पास में, 2πr cos थीटा इंटू एच, 2t cos थीटा बाई रो जी आर। ये वर्क हुआ, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया 4πt cos स्क्वायर थीटा बाई रो जी। ये हमारे पास में वर्क हुआ, है ना। आप यहाँ देखो कि लिक्विड इतना चढ़ गया तो इसका सेंटर मास कहाँ होगा, सेंटर मास h/2 पर होगा ना।
तो इसने जो वर्क किया वो वर्क गया कहाँ, यानी पोटेंशियल इंक्रीज कराने में चला गया, यही समझेंगे हम लोग तो, है ना। तो मान लो अगर यहाँ मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर यहाँ 0 लेता हूँ, यानी लिक्विड ऊपर गया तो इसके पूरे सेंटर मास के करस्पॉन्डिंग देखते हैं हम लोग तो यानी इसकी पोटेंशियल कितना इंक्रीज किया, तो वो इंक्रीज किया। दरअसल इसका पूरा मास क्या लिखोगे, H पाई आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो गया, है ना, इनटू रो, ये मास हो गया, इनटू जी इनटू H/2, है कि नहीं। तुम्हारे पास डेल्टा यू इंक्रीज होके कितना आ गया, ये हो गया रो जी पाई आर स्क्वायर बाई 2 और H स्क्वायर, H की वैल्यू कितनी हमारे पास में, एक मिनट, टी तो भूल ही गया मैं, टी स्क्वायर होगा ना, ये टी स्क्वायर भी तो आएगा ना, 2 पाई आर टी है ना, तो टी स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ गया देखो, तो H कितना होता है हमें मालूम है, 2t cos थीटा बाई रो जी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि H स्क्वायर है ना यहाँ। इसको सॉल्व करो आप, ये देखो कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है दरअसल 4 पाई टी स्क्वायर cos स्क्वायर टी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू रो जी मिल रहा है, यानी इसने जो वर्क किया उसका आधा ही मिल रहा है, तो आधा गया कहाँ पे, ये क्या गड़बड़ हो गया, हाँ तो गड़बड़ आ रहा आंसर, तो आधा गया कहाँ फिर, लिखो बताते हैं कहाँ गया होगा। लिख लिया, यस सर। हाँ सर। तो आधा गया कहाँ, सोचा आपने भी, हाँ कहाँ गए जा सकता है, बोलिए। मान लो ये क्वेश्चन अगर आता तो मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाता तो कहाँ गया होगा, बेटा हीट में गया होगा, कहीं गया होगा, और कहाँ जाएगा, यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में गया होगा, और तो कहाँ गया होगा, यानी जो आप इसने जो वर्क किया सरफेस टेंशन के फोर्स ने, उसका हाफ वर्क कहाँ चला गया, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, और कहाँ गया होगा भाई। अगर कुछ नहीं दिख रहा हो तो ये तो समझते हैं हम लोग अभी तक, और क्या, तो लिख लो नोट डाल के, और क्या, ठीक है ना। यानी हाफ तो इसके पोटेंशियल बढ़ाने में चला गया, इंक्रीज कराने में चला गया हाफ, है ना। तो
half work of force of tension surface is dissipated. तो half work of force of tension surface, सर क्या लिख दिया भाई, सरफेस टेंशन है यार। तो half work of force of surface tension dissipated in doing work against the friction force. तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। लिख लिया? Yes, sir. हाँ सर। अब जैसे ये तो हो गया, खैर चैप्टर वैसे कंप्लीट है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। भाई जैसे ये रॉड है, पहले भाई इनका डाउट क्लियर कर लेते हैं। ये यहाँ रखा, मान लो ये रिजिड रॉड है, इसकी लेंथ एल है, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं रो है, इसका सेंटर मास कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। इसकी पोटेंशियल क्या लिखोगे इसके करस्पॉन्डिंग, mgh लिखोगे ना, जहाँ h क्या है L/2 हो जाएगा ना। तो यहाँ m क्या है, लेकिन m है L पाई आर स्क्वायर इंटू रो ना, ठीक है। तो ये पोटेंशियल चेंज होगी ना, इसके रेस्पेक्ट में इसका लिख रहा हूँ तो डेल्टा यू लिख सकता हूँ मैं इसको। कितना हो जाएगा mgh यानी L पाई आर स्क्वायर रो इंटू जी इंटू L/2 ना, ये लिखा मैंने, चलेगा? नहीं समझ में आया? वो क्या बता रहा था मैं, हाँ मान लो जैसे एक क्वेश्चन है कि आपने देखा होगा कि बबल कैसे बनते हैं। तो बबल में दरअसल मान लो एक ऐसी एक ट्यूब है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसमें एयर ब्लो कराते हैं, है कि नहीं? हाँ। याद आ रहा है? और उसमें क्या होता है, यहाँ एक दरअसल ये ऐसी एक लेयर होती है
किसकी, सॉफ्ट सॉल्यूशन की। जब यहाँ से हवा मारते हैं तो क्या होता है, यहाँ से बबल बनता है। जैसे बबल है ना, उसके बाद बबल बनता है, एक टाइम के बाद डिटेच हो जाता है वो। तो मान लो हम लोग इसको कांस्टेंट स्पीड से यहाँ एयर ब्लो करा रहे हैं और इसके रेडियस आ रहे हैं, है ना। और ये जो ट्यूब हम लोग ले रहे हैं यहाँ, इस ट्यूब की रेडियस मैंने मान लिया कि बी है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट जो है इसके लिए भी काम आएगा अपने, किसके लिए, ड्रॉप के लिए भी। ये दोनों क्वेश्चन एक तो ड्रॉप वाला क्वेश्चन आ चुका है कि ड्रॉपर से जब आपने देखा होगा ना, हम लोग ड्रॉपर से आई में ड्रॉप डालते हैं तो उस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कॉम्प्रिहेंशन। और एक ये बबल वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है, तो इसका मैं बताता हूँ। और ये भी जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें बबल बन के ऊपर जाते हैं ना, वो वाला कॉन्सेप्ट भी पूछा जा चुका है। मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट इन तीनों में, नीचे से जो बबल जाते हैं उसमें, ड्रॉपर से जो ड्रॉप आती है उसमें, और ये जो बबल बन रहा है यहाँ इनमें, ठीक है। तो होगा क्या है, यहाँ सरफेस टेंशन की वजह से ये बबल बन रहा है। सरफेस टेंशन 0 कर दो, बबल कभी नहीं बन सकता, है ना। तो आप यहाँ देखो, यहाँ जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स आएगा वो किधर आएगा, तो इस चीज को समझना जरूरी है। मैं पहले इन सबको हटा दूं। तो हमें बताना है कि दरअसल अगर आर रेडियस का बबल बन रहा है तो हमारे पास में यहाँ एक तो जो एयर ब्लो करा रहे हैं उसकी स्पीड कांस्टेंट है, जो ट्यूब लिया उसकी रेडियस बी कांस्टेंट है, और जो एयर आ रहा है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है ना, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। तो हमें और इसका जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है उसका सरफेस टेंशन फिक्स है, टेम्परेचर जो भी टेम्परेचर दिया होगा उस पर। तो हमें बताना है कि अगर ये रेडियस, जिस रेडियस का बबल बन रहा है उसकी रेडियस क्या होगी, ये फाइंड करना है अपने को। क्वेश्चन क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। है ना। तो मालूम है इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा, अब आप क्या करोगे, जो आपको बुकलेट मिली है ना, उस बुकलेट में पहले आप इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ये क्वेश्चन करोगे। पहले वहां से शुरू करेंगे हम लोग, नहीं कि 1 2 3 ऐसा नहीं करेंगे। जैसा जैसा मैं कहूँगा वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है। तो मैं भाई बताता हूँ कौन सी डीपीपी में हूँ। तो आप यहाँ देखो कि ये वाला पार्ट ऐसे है, तो ये भी तो कर्व ही है ना, यहाँ भी देखो ये पूरा कर्व था यहाँ, इसको मैं हटा देता हूँ। और ये इसको इससे मिलाओ और इसको आगे बढ़ाओ, ये कितना हमारे पास में, ये बी है ना। तो यहाँ एक तरह से ये ऐसा मिलेगा ना अपने को। तो इस पर सरफेस टेंशन की वजह से बात करें सरफेस, तो यहाँ जो फोर्स की बात करेंगे सरफेस टेंशन की वजह से, वो फोर्स कैसे आ रहा होगा, यानी ऐसे आ रहा होगा ना, इसको टेंजेंशियल फोर्स ऐसे लग रहा होगा ना, और इधर से टेंजेंशियल फोर्स इसको इधर लग रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ दिया है तो यहाँ जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा वो तो है ना ऐसे आएगा ना, इसको ऐसे लग रहा होगा, इसको ऐसे लग रहा होगा, इसको सरफेस टेंशन की वजह ऐसे लग रहा होगा, इसको ऐसे लग रहा होगा। ये बात समझ में आई सबको। तो क्या करेंगे, अगर मैं कहता हूँ कि ये एंगल थीटा है, तो ये मुझे मालूम है कि ये बी है और ये कैपिटल आर है, तो हमारे पास क्या मिलेगा अपने को, तो बी बाई आर इक्वल टू साइन थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक रिलेशन मिल जाएगा अपने को। ये बात समझ में आई। हाँ। अब ये अगर डिटेच होगा
तो इसकी जो रेडियस है वो मुझे पता है कि b है, तो dl इंटू बी। तो पहले देख लेते हैं कि मैं एक्सट्रीम वाला देख रहा हूँ, मतलब एक्सट्रीम का मतलब है मेरा यहाँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। फिर पूरे सर्कल के लिए देखेंगे हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो मैं यहाँ क्योंकि ये डीएल एलिमेंट ले रहा हूँ, मान लो मैं ये डीएल एलिमेंट ले रहा हूँ, तो इस पर फोर्स ऐसे ला रहा है, तो क्या लगेगा, टी डीएल लगेगा ना इधर। तो टी डीएल अगर लगेगा, ये मैं कह रहा हूँ कि ये बी है, ये एंगल थीटा है, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आर है। तो आप देख रहे हो कि ये एंगल कितना मिलेगा, 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ ना, क्योंकि 90 डिग्री तो बनेगा यहाँ से पूरा एंगल, ये जो एंगल बनेगा 90 डिग्री तो बनेगा। इसका मतलब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी डी एल साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। और इस पूरे को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये टी साइन थीटा इंटू डी एल अल्टीमेटली 2 पाई भी मिलेगा ना। यहाँ तक समझ में आया? समझा सर। यानी इसका मतलब सरफेस टेंशन की वजह से इसको जो इधर फोर्स मिलेगा वो 2 साइन थीटा 2 पाई भी मिलेगा। तो फिर डिटेच किससे हो रहा है, डिटेच होगा दरअसल यहाँ से जो एयर ब्लो करा रहे हैं हम लोग, तो इसकी वजह से फोर्स मिलेगा। वो फोर्स क्या मिलता है, रो वी स्क्वायर ए, ये फोर्स आता है, बता दूंगा मैं, वैसे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाता हूँ लेकिन यहाँ भी बता दूंगा मैं। तो रो ये हो जाएगा पाई बी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्स और वो फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, यानी टी साइन थीटा इंटू 2 पाई बाई बी, और हमें मालूम है कि साइन थीटा की वैल्यू ये है, वो यहाँ रख दूंगा मैं। तो उससे क्या मिलेगा मुझे, वो कैपिटल आर मिल जाएगा जिस पर ये डिटेच हो रहा है। लिख लो इसको पहले। लिख लिया? एक मिनट Yes, सर। ये आपको बता दूंगा ये फॉर्मूला कैसे है। हाँ सर, लिख लिया। सर एक मिनट। सर एक मिनट। अच्छा, ये जो एयर है दरअसल ये क्या करेगी, ऐसे जाके टकराएगी ना, तो टकराने के बाद ये एयर रुक जा रही है ना। ये जब इस पे वॉल पे जाके टकराएगी तो जस्ट ये जाके रुक जाती है।
और जैसे ही ये कैपिटल आर रेडियस का बना रहा है, ये डिटेच हो जाएगा। क्यों डिटेच हो जाएगा? क्योंकि ये फोर्स जस्ट इसके इक्वल हो जाता है, तब वो डिटेच हो जाएगा। और इसी कॉन्सेप्ट को वो जो बबल नीचे से ऊपर जा रहा है उसमें भी लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब वहां क्या होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो वहां जो ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स वहां मिलेगा, इस फोर्स को किसके इक्वल करेंगे? उस बबल के केस में बॉइंट फोर्स के इक्वल कर देंगे, वो ले जाएगा। और ड्रॉपर में वो ड्रॉप का जो वेट है उसको इस फोर्स से इक्वल कर देंगे। जैसे यहाँ एयर की वजह से जो फोर्स आ रहा है उसको इक्वल किया, तो सेम यही फोर्स को हम लोग यहाँ एयर का फोर्स के इक्वल कर दिया, वहाँ वेट के इक्वल कर देंगे। जो बबल नीचे से ऊपर जा रहा है वहाँ बॉइंट फोर्स के इक्वल कर देंगे, है ना? तो हो जाएगा। मैंने एक आइडिया दे दिया, नहीं होगा तो मैं डिस्कस करूंगा ही। खैर अभी आपको डीपीपी मिल गया है ना? तो क्या करना, देखो इसमें डीपीपी 1 2 और मेरे ख्याल से 3, हाँ डीपीपी 3 से शुरू करेंगे। तो इसमें जो भी एसएचएम के क्वेश्चन है, इलास्टिसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन के क्वेश्चन है, वो करने। फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा आपको बोलता जाऊंगा, है ना? तो आप इसमें जैसे 75 क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, एट्थ है ना? 8 तक तो आप करना है, फिर 9th नहीं करना है, फिर 10th करना है ना? आपको दिख जाएगा वो, आप क्वेश्चन करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। क्लियर है भाई? कर लोगे? तो इसमें मालूम आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, इस सब कर लोगे तो। फ्लूइड वाले क्वेश्चन नहीं करने, मैं फ्लूइड वाले क्वेश्चन तो मैं भेज दूंगा आपको, ये क्वेश्चन अभी नहीं करने। कर लोगे? नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर, आप सिर्फ नंबर्स भेज देना क्वेश्चंस के। हाँ तो सर। मैं वो क्वेश्चन के नंबर भेजता हूँ कि जो नहीं करने हैं, क्योंकि करने वालों की संख्या ज्यादा है, नंबर ज्यादा है, ठीक है ना? हाँ सर, हाँ, तो मैं वही क्वेश्चन भेजता हूँ आपको जो आपको नहीं करने हैं, फिर उनको भी करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा ये। तो चलिए इक्वल कर देते हैं। चलिए भाई, तो क्या क्या है? रो पाई बी स्क्वायर इक्वल टू T2 पाई बी इंटू साइन थीटा, यानी बी बाई आर। तो देखो बी स्क्वायर से तो बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो आर इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में? एक मिनट, यहाँ दरअसल क्या होगा, 4 से यानी 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बबल है ना, तो डबल होगा ना ये, क्योंकि 2 लेयर है ना इसमें, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, कितना हो जाएगा ये? तो हमारे पास आ जाएगा 4t बाई रो बी स्क्वायर, ये आंसर है, क्योंकि 2 से और मल्टीप्लाई करेगा। अच्छा हाँ, एयर बबल के केस में आपको केवल ये रखना पड़ेगा 2 साइन थीटा 2 पाई बी। ड्रॉप के केस में भी ये रखना पड़ेगा, बबल के केस में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 एयर होती हैं। ये ध्यान से अभी मुझे याद आया, ठीक है? तो 4t बाई रो बी स्क्वायर, ये आंसर है। और
ओके, तो इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आपको इसके सरफेस टेंशन के और क्वेश्चन करा देता हूँ। ये टॉपिक हो गया आपका। अच्छा, जैसे इसमें एग्जाम्पल 14 है, मैंने भेजा कि नहीं भेजा है इसका? मैं भेज देता हूँ, इसका हैंड आउट भेज देता हूँ आपको। ये भी इसमें देखिएगा आप। ठीक है, तो इसको देखो आप, सबको भेज दिया मैंने। तो क्वेश्चन है, ये भी करेंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं डिस्कस करूंगा मैं। अभी ये डीपीपी डिस्कस कर ले तो उसमें क्या है कि आपका पूरा कवर हो जाएगा, ये और कुछ नहीं है, सारी चीजें कवर हो रही है। चलिए भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 है। तो इसमें क्या कह रहा, इफ ऑल द ग्लास कैपिलरीज हैव सेम इंटरनल रेडियस, देन इन विच ऑफ द कैपिलरी वाटर विल राइज टू मूव हाइट। सबकी हाइट सेम होगी, पॉइंट ध्यान रखना है, सबकी हाइट क्या होगी, यहाँ सेम होगी। भले ही आप किसी भी शेप का ले लो, ये ले लो ऐसा, आप ऐसा ले लो, सबकी रेडियस अगर सेम है तो इसका ध्यान रखना भाई। तो उस केस में लिक्विड क्या होगा, सेम हाइट तक जाएगा। और सेम हाइट तक तो जाएगा ही, साथ में सबकी, क्योंकि लिक्विड एंड पॉइंट पे तो है नहीं, तो सबकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ना वो सेम होगी। सबकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, सेम होगी। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो होता क्या है कि जो प्रेशर की बात करेंगे ना वो हमेशा वर्टिकल हाइट से देखा जाता है। वो आगे भी हाइड्रोस्टैटिक्स में भी बात करूंगा मैं। तो जो मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पी नॉट माइनस पी इक्वल टू 2t/r वाला, यहाँ लगाएंगे, है ना। तो अल्टीमेटली हाइट क्या आएगी, सब में तीनों में सेम आएगी। तो जब रेडियस सेम है, यानी रेडियस ऑफ सब ट्यूब की जब रेडियस सेम है तो उस केस में हाइट क्या होगी, सेम होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। और बताते हैं आपको, देखो अब जैसे 15th क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है मालूम है। ये 15th क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर ही वो वाला क्वेश्चन था, कौन सा, इस बार जो पूछा गया था। तो उसमें कैसे देखना है, एक तो ये है, उसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन दिया होगा ट्यूब ड्रॉप वाला, मैं करवा दूंगा, अगर होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अगर दो प्लेट्स के बीच में ड्रॉप है, दोनों प्लेट्स को अगर रिमूव करना है तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, तो वो कह रहा आपको उसमें मिल जाएगा। तो डीपीपी में मिल जाएगा, रिवीजन डीपीपी में, बस ठीक है। पहले कहाँ गए हो, इसकी बात कर रहे थे हम लोग, एग्जाम्पल 15 की, ये बना लो पहले। लिख लिया नहीं है? हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे एग्जाम्पल 15 है, दरअसल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, P माइनस पी नॉट इक्वल टू टी 1/r1 प्लस 1/r2।
ये कॉन्सेप्ट यहाँ देखो यूज करके दिखाता हूँ मैं इस क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, टू पैरेलल प्लेट्स विच आर सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी आर डिप्ड इन वाटर, वेरी स्मॉल डिस्टेंस डी, यानी एक तरह से कैपिलरी ये बनेगा। तो यहाँ क्या होगा, इसका जिस तरह से फिगर दिया है, मैं इस फिगर को ऐसा बना लेता हूँ, यानी दो प्लेट है, डी काफी स्मॉल है और ये लिक्विड के अंदर है इस तरह से। तो इसमें क्या हो रहा है, लिक्विड ऐसे चल रहा है ना। तो आप यहाँ देखो, देखा जाए तो अल्टीमेटली ये लिक्विड ऐसे होगा ना, मतलब ऐसा सरफेस नजर आएगा अपने को, है कि नहीं। तो यहाँ देखो इसकी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ये वाली बनेगी। तो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर तो टेंस टू इन्फिनिटी है ना, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो ये बनेगी। तो इसने कहा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो है, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जीरो है, इसका मतलब एक तरह से सिलेंडर ये क्या मिलेगा अपने को, ये हाफ सिलेंडर मिलेगा ना एक तरह से, है कि नहीं। हाफ सिलेंडर मिलेगा, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस बोल रहा है डी, यानी इसकी जो रेडियस है, यानी स्मॉल आर जो है वो कितना है, डी बाई रेडियस नहीं सॉरी डिस्टेंस हुई दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस, तो सेंटर से है ना इसकी जो डिस्टेंस वो डी बाई टू हो जाएगी। अब यहाँ देखो अगर ये है तो यहाँ का प्रेशर क्या है, पी नॉट है, अंदर का प्रेशर क्या है, पी है, हाइट क्या मान लेता हूँ एच, और यहाँ का प्रेशर क्या है, पी नॉट है। तो यहाँ का अपने को वर्टिकल कॉलम बनाएंगे तो हाइड्रोस्टैटिक्स वाले कॉन्सेप्ट से अपने को क्या मिल जाएगा, पी नॉट इक्वल टू पी रो जी एच मिल जाएगा, जहाँ रो इस लिक्विड की डेंसिटी है, यानी पी नॉट माइनस पी इक्वल टू रो जी एच मिलेगा। हमें एच चाहिए, तो यहाँ से देखो बाप, P माइनस पी नॉट क्या मिलेगा, यानी P माइनस पी नॉट मतलब इस केस में कॉन्केव साइड में प्रेशर क्या है, तो आंसर आ जाएगा P नॉट माइनस पी, और ये इक्वल टू हो गया T इंटू वन बाई इंफिनिटी प्लस वन बाई जो कि R2 ये क्या है एक्चुअली, ये R2 ही तो है, तो ये क्या आ जाएगा D/2। तो हमारे पास दोनों को इक्वल कर दो, तो रो जी एच इक्वल टू 2T/D, यही आंसर है, यानी यहाँ से H मिलेगा आपको, करके देख लो आप। देखो H इक्वल टू क्या आ गया, 2T/ρ/G/D। बात क्लियर है कैसे करना है, हाँ सर। तो वो कॉन्सेप्ट भी यूज कर ले मैंने यहाँ, लिख लो इसको। तो इस तरह से करेंगे। अब इसमें देखो इसी को वेट वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 16th क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन में ये सब नहीं लगेगा, वहाँ आपको वेट को बैलेंस कराना है तभी क्वेश्चन बनेगा वो। तो अब ऐसा नहीं कि हर जगह ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, जैसे इस केस में नहीं लगा सकते आप, इस केस में आपको वेट ही बैलेंस कराना है, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, जैसे मैं आपको ये भी करवा देता हूँ। मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे ये एग्जांपल 16 की बात कर रहा हूँ। लिख लिया भाई? हाँ सर। हाँ सर। अब इसमें क्या कह रहा है देखो, एक्चुअली इसका अपने को टॉप व्यू बगल में दिया हुआ है, इसके देखो साइड में टॉप व्यू दिया हुआ है। तो क्या कह रहा है, थिन कैपिलरी ऑफ इनर रेडियस R1 and outer radius R2, the inner tube is solid, is dipped in water to how much height will the water rise in the tube, है ना। यानी ये एक तरह से ये एक रॉड है और ये बार, ये एक ट्यूब इस तरह से है। तो लेकिन ये जो मैंने बनाया है ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रेडियस है, नहीं रेडियस ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना लिक्विड चढ़ेगा कैसे। तो यहाँ जो रेडियस दिया अपने को, दोनों की रेडियस स्मॉल ही है। अंदर वाले की रेडियस R1 है और बाहर वाले की रेडियस जो है R2 है। जो लिक्विड राइज कर रहा दरअसल वो केवल इस पार्ट में राइज कर रहा, मान लो ये था, तो ये केवल इस वाले पार्ट में राइज कर रहा, मतलब यहाँ से, है ना। यानी इस वाले पार्ट में ये लिक्विड राइज कर रहा है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ 0 है। तो यहाँ क्या मिलेगा दरअसल, क्योंकि यहाँ भी देखो ये ऐसा होगा ना और यहाँ भी देखो तो ये ऐसा होगा एक तरह से। तो यहाँ ऊपर की तरफ इसको जो फोर्स लग रहा है वो क्या लगेगा, 2 पाई R2 इंटू टी लगेगा ना, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया, 0 0 होने का मतलब ये होगा कि ये दरअसल ऐसा बनेगा ना एक तरह से। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो गया यहाँ, 0 हो गया। इसका मतलब इसको सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स इधर ही लगेगा ना। तो 2 पाई R T2 लगेगा और इस वाले पर कितना लगेगा, 2 पाई R1 इंटू टी लगेगा और इसके वेट को बैलेंस करा देंगे। इसका वेट कैसे लिखेंगे, यानी 2 पाई R1 टी प्लस 2 पाई R2 टी इक्वल टू, ये हाइट h है। तो पहले बार वाले सिलेंडर के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर इंटू h, ये वॉल्यूम हो गया ना, वो जो लिक्विड ट्रैप हो रहा है इनके बीच में, इंटू रो ना, इंटू जी ना। अब आप कहेंगे सर वो प्रेशर का क्या हुआ, प्रेशर फोर्स तो बैलेंस कर ही जाएंगे ना, ऊपर से जो लगेगा वो कितना लगेगा, यहाँ से P नॉट वो लगेगा पाई R2 का होल स्क्वायर माइनस पाई R1 का होल स्क्वायर, उतना ही फोर्स यहाँ से लगेगा इसको लिक्विड को, तो बैलेंस कर गया वो। तो अल्टीमेटली ये सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मतलब 2t R1 प्लस R2 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 प्लस R1 H रो जी, ये भी कैंसिल आउट हो गया। यानी हाइट कितना आ गया, तो 2t बाई ये आ गया रो जी R2 माइनस R1, यही आंसर। ये समझ में आया ना कैसे लिख रहा हूँ मैं ये वाला पार्ट, हाँ सर। ऐसे करना होता है। अब उसमें वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते आप, करोगे कैसे, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे कैसे, यानी ये जो कर्व पार्ट बन रहा है यहाँ, ये वाला जो बनेगा इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल ही नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें फिर वेट वाले मेथड से करना पड़ेगा बैलेंस करा के, इसलिए मैंने दोनों ही बता दिए। अब जैसी सिचुएशन बनेगी वैसे आप अप्लाई करिए, ठीक है। तो आज इतना ही, ये टॉपिक हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स बचा वो करवाऊंगा मैं। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद मैं आपको बताऊंगा वो एरर वाला पार्ट, एरर
और एक्सपेरिमेंट्स और यूनिट एंड डायमेंशन, ये सब एक हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैक्सिमम 2 लेक्चर लगेंगे उसमें, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक पहले वो करवाऊंगा। वैसे तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कराना है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मेंस के पर्पज से भी, एडवांस के पर्पज से। तो खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो नहीं है। हाँ, ये ट्रांसफर करवाऊंगा मैं पहले, लेकिन ये टॉपिक कराने के बाद। अब तो आप डीपीपी साथ साथ करते जाओ, तो डीपीपी भी हो जाएगा और पोर्शन भी करवा दूंगा मैं आपको। और फिर नेक्स्ट जैसे ही एग्जाम कंप्लीट होगा फेब वाला, फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, फिर शीट करेंगे। पहले जितनी भी शीट की एक्सरसाइज बची हुई है, तो उस एग्जाम के पहले सबकी एक्सरसाइज 1 2 3 कर लेंगे। और 1 2 3 नहीं भी हो पाया तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और 3 तो कंप्लीट होना चाहिए सेकंड अटेम्प्ट के पहले, तब तक मैं करवा दूंगा वो। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स को छोड़ के मैं अभी क्वेश्चन बता दूंगा कौन कौन से नहीं करने, ठीक है। तो अभी ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। यस सर। तो कौन कौन से नहीं करने हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। वन करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है, 7 करना है, 8 करना है। Container cap in weighing balance, water from tap is falling vertically into the container volume rate of this. Come to post rest of this 9 नहीं करना है। Meteoristic frequency of small ये करना है, pendulum वाला करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। One end of tide over the end is speed pass of speed. ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। Oscillatory system ये भी करना है, ये भी करना है। सुपरपोजिशन भी आ गया, ठीक है, सब करना है। सोप बबल करना है, 2 बबल वाला आ गया, सोप बबल आ गया, डेट कैपिलरी आ गया, कैपिलरी रेडियस वाला करना है, कंटेनर करना है, सरफेस टेंशन। अब आपको हाँ ये सब करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। 34 तो हो गया, 35 नहीं करना है, 36 37 नहीं करना है, 38 39 40 41 कर सकते हो, वैसे तो 41 तो कर सकते हो, 41 तो करेगा। 42 भी कर सकते हो, क्योंकि ये हीट को मिला के किया है इसने, है ना, कर सकते हो। 42 तो करेगा, मैं बता दूंगा, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। 43 नहीं करना, 43 नहीं करना है, 44 45 46 46 तो कर ही नहीं है, तो पढ़ाई दिया हमने, इलास्टिसिटी सब कर सकते हैं। 47 48 49 करना है। वायर ऑफ लेंथ स्टिचिंग ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये भी करना है। 54 55
करना है, 57, 58, 60 करना है, ठीक है। सब ये वाले हो गए। पार्टिकल एक्सिस सिंपल मोशन ये भी करना है, पार्टिकल परफॉर्म सिंपल मोशन ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, पार्टिकल ये करना है, ये करना है, 67 करना है, डीपिंग कैपिलरी ये भी करना है, एक्सेस प्रेशर वो भी करना है, वर्क डन इंक्रीजिंग साइज ऑफ बबल करना है, डायमीटर 2 लिम्स सरफेस टेंशन ऑफ ये करना है, 30 से 2 नहीं करना है, 33 नहीं करना है, जेट वाटर इशू 74 नहीं करना है और 75 नहीं करना है। कितने क्वेश्चन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं करने। इसका मतलब आपको 59 क्वेश्चंस करने, ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने अभी, ठीक है। क्या कुछ बोल रहे थे क्या? नेक्स्ट क्लास तक कर लोगे? मैंने ये तो पूछा कि नेक्स्ट क्लास तक कर लोगे क्या? नेक्स्ट क्लास कल है, कर लोगे? नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास जो थर्ड क्लास है कल नहीं, इसके आने वाली क्लास तक कर लोगे? हाँ हाँ सर। कल नहीं करेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे, अब करते जाओ बस। चलिए फिर, हाँ कल नहीं है, कल नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।